नमस्कार मेरे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज के मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। देखिएगा, हम लोग यूपीपी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है 2024 में फरवरी में जो पेपर आपका कैंसिल हो गया था, वही पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, जिसमें से 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का हम लोगों ने पिछले क्लास में पेपर को सोल्व कर लिया था। आज हम लोग 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के जो पेपर है मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक चीज कहेंगे कि आप क्या करिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने हित मित्र जितने भी लोग होंगे सबको शेयर करके सबको बता दीजिएगा कि इससे बढ़िया और कहीं पर चैनल आपका जो सोल्यूशन है वो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, ये एकदम पूरा मान चलिएगा, दावा कहा जा रहा है। कोई भी चीज यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाता है, कोई भी चीज अगर आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो हर एक टीचर आपके अच्छे से अच्छे चीज कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। कभी भी आप दीजिएगा पेपर, जब भी आप पेपर देंगे, कभी भी आप देखिएगा, हर बार आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो बढ़िया कहीं पर आपको मिलेगा नहीं कंटेंट। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सभी को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारा जब वीडियो बनाया जाए तो आप तक जरूर पहुंचे। बहुत ज्यादा अब देरी ना करते हुए आते हम लोग अपने क्वेश्चनों पर। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या चीज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है गुणनफल 6812 गुणे 3528 गुणे 3179 गुणे 4324 कब में इकाई का अंक ज्ञात करना है। जब ऐसे आपको इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो क्या करते, कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे जो इकाई का अंक अगर आपसे पूछ रखा है तो केवल बस क्या करिए, आप इकाई का अंक पकड़ लीजिए, सभी का इकाई का अंक पकड़ लीजिए। और इन्हीं सब में जब जो निशान बीच में है, अगर गुणे का सिंबल है तो आप भी गुणा कर दीजिएगा, अगर प्लस का निशान होता तो आप भी प्लस कर दीजिएगा। तो गुणे का निशान है, गुणा कर दीजिए। दो अठे हो जाएगा 16, 16 में इकाई का अंक हो जाएगा 6, 6 नमा हो जाएगा 54, 54 में इकाई का अंक आ जाएगा 4, फिर 4 से 4 में गुणा कराएंगे, 4 चौका हो जाएगा 16, 16 में फिर से इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, इकाई का अंक क्या पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, बस इतना इस क्वेश्चन की वैल्यू है, इससे ज्यादा आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है क्या चीज, कह रहा है ये हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 4/8 लिखा गया है। जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, देखिए भाग का सिंबल, पहले भाग टूटता है, गुणे से पहले भाग को सोल्व करते हैं, बोर्ड मास का ये रूल है। तो यहां से क्या करेंगे, इस मान को हम पलट देंगे। कैसे पलटेंगे देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं अलग से। 4 बटा हो जाएगा ये 12, गुणा हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा 2। यहाँ जो भाग का सिंबल है, पहले भाग जब टूटता है तो भाग को जब गुणे में चेंज करते हैं ना, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो ये मान हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा 4, माइनस जाएगा 12 और प्लस जाएगा ये 4 के बराबर। बस यहां से अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या आएगा, तो यहां देखेंगे 4 से 8 को काटिएगा तो ये मान जाएगा 2 का, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 3 से आप इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काट देंगे पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक माइनस आ जाएगा 12 और प्लस जाएगा ये 4। तो 4 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 5, माइनस जाएगा 12, 5 में से 12 घटाएंगे तो आंसर हमारा बनेगा माइनस के 7 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में जब ये देखा गया तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलतियां किया, बहुत सारे बच्चे गलती किए थे। देखिए कैसे सोल्व होगा, लेकिन जब गलती किए तो क्या गलती की है हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। गलती उन्होंने ये किया कि एक अंक पर दशमलव, दो अंक पर दशमलव और तीन अंक पर दशमलव, तो जोड़ा गया तो एक दो तीन और तीन मिला करके 6 अंक पर दशमलव। ज्यादातर बच्चों ने 6 अंक पर दशमलव लगा करके यही आंसर बता दिया, जबकि ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ये आंसर नहीं आएगा। आपको ध्यान से देखना है, लास्ट में यहाँ पर दो जीरो भी है। अरे अगर दो जीरो है तो इसका जब हमें जीरो हटाएंगे, इसके डबल जीरो से अगर यहाँ पर गुणा होगा तो इसका एक ठो दशमलव तो हट जाएगा ना, एक का दशमलव तो हट ही जाएगा, दो अंक का दशमलव हट जाएगा। अब गिनिएगा, एक अंक पर यहाँ दशमलव, तीन अंक पर यहाँ दशमलव, कुल मिला के 4 अंक पर दशमलव होना चाहिए। यहाँ पर तो 6 अंक पर दशमलव नहीं होगा, 3 अंक पर दशमलव नहीं होगा, यहाँ पर 5 अंक पर दशमलव नहीं होगा, यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, आगे कुछ सोचना ही नहीं था, बस सीधे सीधे लगा दीजिए। बाकी गुड़ा उड़ा जो करना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा जरा,
चौथा क्वेश्चन कह रहा उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, देखिएगा ये लैंग्वेज बेस्ड का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? कह रहा ऐसी कोई जोड़ी मौजूद ही नहीं है। फिर दूसरा क्या कह रहा, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। फिर तीसरा कह रहा ऐसी केवल दो जोड़ियां मौजूद हैं। चौथा कह रहा है कि ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं। तो हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, देखिएगा कभी भी अगर हमें मानना है ना, तो देखिएगा कभी भी अगर हमारे सामने आता है, अगर हमें संख्या मानना, थोड़ा हम बता देते हैं हल्का सा डिटेल में इसको बता दे रहे हैं। पहली संख्या अगर जब भी मानना है तो आप क्या करिएगा, एच एक्स पहली संख्या मानिएगा, और सेकंड संख्या जब भी मानना है तो आप क्या करिएगा, एच वाई मानिएगा दूसरी संख्या। अब इसमें कहेंगे यक्स और वाई क्या है, तो जो ये यक्स और वाई है ना, जो ये यक्स और वाई है, ये दोनों के दोनों मान आपस में को प्राइम नंबर है। ये आपस में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा यक्स और वाई में, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और यच जो हमारा है ये एचसीएफ है, यच जो हमारा है ये एचसीएफ है। तो अगर हम आपसे कहते हैं इनका एलसीएम निकाला जाए, अगर इनका एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे एच एक्स और एच वाई का एलसीएम निकालेंगे तो एच आ जाएगा, यक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ भी आता है उसमें और एक्स वाई का को प्राइम नंबर का आपस में गुणा आता है। तो अब ध्यान से सुनिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। इसका मतलब ये हो गया है, एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम जो भी होगा उसमें एच जरूर मौजूद होगा, यानी कि एचसीएफ उसमें आना चाहिए। अगर एचसीएफ उसमें आ रहा है तो इसका मतलब है एचसीएफ से पूरा एलसीएम हमारा क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो अगर ये चीज देखा जाए, यहां पर दिया गया एलसीएम 138, क्या एलसीएम में एचसीएफ हमें दिया गया 15, क्या 15 से इसमें भाग पड़ जाता है? तो आप कहेंगे अरे भाग पड़ ही नहीं पा रहा है। अगर भाग इसमें पड़ ही नहीं पा रहा है तो ऐसी कोई संख्या दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा, ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है। ये क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। फिर समझ में आया? क्योंकि हमेशा एचसीएफ से एलसीएम में भाग अवश्य पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। क्यों ऐसा होता है, अब एक चीज हम आपको और बता दें। जो संख्या होता है, बात ध्यान रखिएगा, संख्या से हमेशा संख्या से हमेशा एलसीएम में भाग पड़ेगा, संख्या से हमेशा एलसीएम में भाग पड़ेगा, और एचसीएफ से हमेशा आपका संख्या में भाग पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, एचसीएफ से हमेशा संख्या में भाग पड़ेगा और संख्या से हमेशा एलसीएम में भाग पड़ेगा। अगर एचसीएफ से संख्या में भाग पड़ रहा है और उसके साथ साथ में और संख्या का एलसीएम में भाग पड़ रहा है, तो एचसीएफ का भी तो भाग पड़ेगा एलसीएम में ना। इसका इसमें भाग पड़ेगा, इसका इसमें भाग पड़ेगा, तो इसका इसमें भी डायरेक्ट भाग पड़ेगा। तो यही चीज हमने देखा है, जब भी कभी भी आप देखिएगा दो संख्याओं तीन संख्याओं जितनी संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालिएगा, तो हमेशा एलसीएम में एचसीएफ से भाग अवश्य पड़ रहा होगा। अगर नहीं पड़ेगा तो कैसी कोई संख्या मौजूद ही नहीं है ऐसी, तो ये हो ही नहीं सकता है। अब ध्यान सुनिएगा अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 851 को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में तीनों भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या है? पहला भाग हमें निकालना। तो देखिएगा कुछ नहीं करना आपको, जब ये सामने मिला तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए जो नीचे लटक रहा होता ना, जो नीचे लटक रहा होता है इनका एलसीएम लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 से पूरे अनुपात में हम लोग गुणा कर देंगे, 12 से पूरे अनुपात में गुणा करेंगे तो तीनों भागों का जो रेशियो बनेगा ना, वो क्या बनेगा, 12 से जो गुणा कराएंगे, 1/2 में 12 का गुणा कराएंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, 2/3 में भी 12 का गुणा कराएंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, 3/4 में भी हम लोग 12 का गुणा कराएंगे। जो 12 का गुणा कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6, 2 से काटेगा 6, 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 4, 4 दुना हो जाएगा ये 8, 4 से काटेंगे 3, 3 तिक्का हो जाएगा ये 9। यही तीनों संख्याओं का अनुपात हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 6:8:9 का हो जाएगा। ये तीनों संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। आपसे इसमें से हमसे क्या पूछा गया, कह रहा है, इसमें से कह रहा है तो पहला भाग आपको निकालना। इसका मतलब इस 6 की वैल्यू पूछा है, पहला भाग हमसे पूछा, इसका मतलब इस 6 की वैल्यू पूछा है, लेकिन कितने में से पूछा है, 9 8 हो जाएगा 17, 17 6 हो जाएगा 23 भाग पूरा है। 23 भाग में से 6 रेशियो का मान पूछ रहा है, 23 रेशियो में से 6 रेशियो का मान पूछा है। लेकिन भाग टोटल टोटल पैसा कितना था, 851 रुपया बांटना था, तो 851 रुपया को हमने बांट दिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करिए, अब क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखिए 23 से काटिएगा, 23 हो जाएगा, 23 तिया हो जाएगा 69, 23 तिया हो जाएगा 69, बचेगा 16, 161 हो जाएगा। 23 से काटेंगे, 23 सत्ते हो जाएगा ना, 23 सत्ते हो जाएगा 161,
यानी कुल मिला के हमारा मान आ गया यहाँ पर 37। 37 से 6 में गुणा ही तो करके आंसर बताना है। तो 6 से 7 में गुणा कराएंगे, 6 सत्ते 42, इकाई का अंक 2 आएगा। इकाई का अंक 2 आएगा, केवल एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 2 मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा यहाँ पर 222 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गए। कोई बात नहीं है, हमने मान लिया जो वहां की जनसंख्या रही होगी ना, जो जनसंख्या रही होगी, जो जनसंख्या रही होगी, उस जनसंख्या को हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से, यक्स, यक्स मान लिया। अब कह रहा हैजा के कारण 10% लोगों की क्या हो गई, मृत्यु। अगर 10% लोगों की मृत्यु हो गई तो गांव में बचे कितने परसेंट हैं, आप बोलेंगे 90% बच गए। यक्स लोग थे, 10% लोगों की मृत्यु हो गई तो 90% लोग बच गए। और ये जो बचे हैं, कह रहा है जो बच गए इसके कारण, कह रहा और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। यानी कि जो ये बचे हुए हैं, इसके 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया है। अगर 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया है, इसका मतलब 75% तो गांव में रहे होंगे ना, 75% तो गांव में रहे होंगे। 25% लोग गांव छोड़ेंगे तो 75% तो रह ही जाएगा ना। और कह रहा जो बचा हुआ है लास्ट में, वो कितना बचा हुआ, कह रहा 2025 ये बचा हुआ, 2025 लोग बचे हुए गांव में। अब बस जस्ट इसी को सोल्व करना है और क्वेश्चन हमारे आंसर का आ जाएगा। देखिएगा 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे ये 4 बार में। इसको आप 1 शून्य से 1 शून्य निपटा दीजिए। अब देखिएगा 3 से जरा इसको काट देते हैं, 3 जरा इसको काटिएगा तो मान कितना जाएगा, 3 छक्का हो जाएगा 18, बचेगा 2 2, 2 2 हो जाएगा 22, 3 सत्ते हो जाएगा 21, 1 5 3 पचे हो जाएगा 15, 675 आ गया। अब 9 से इसको और काट दीजिए, 9 से जब आप इसको काटेंगे तो 9 साते हो जाएगा 63, बचेगा 4 5, 9 पचे हो जाएगा 45, 75 आ गया। यक्स का मान निकालेंगे, 10 गुणा 4 40, 40 गुणा हो जाएगा 75। यक्स का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 40 गुणा हो जाएगा 75। 75 से 4 में गुणा कराते हैं ना तो मान आता है 300। 75 से 4 में गुणा कराएंगे 300, एक शून्य बचा हुआ तो एक शून्य और लगा देंगे, यानी 3000 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने जो आया होगा ना, इसको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं आपको पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों बच्चों में ये गलतियां हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं पाते कब किसको बराबर किसका घटाया जाए, कब जोड़ा जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, कह रहा क्या चीज, 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है, उसको लाभ प्राप्त होता है। 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ प्राप्त होता है। हमने मान लिया जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, उसको एसपी मान लिया। विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। लाभ बराबर होता क्या है, पहले तो ये बताइएगा। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस हो जाता है सीपी, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ है, 11 मीटर का, 11 मीटर का उसे लाभ हुआ है। लेकिन 11 मीटर के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 11 मीटर का जो विक्रय मूल्य होगा ना, 11 मीटर का जो विक्रय मूल्य होगा उतना लाभ होगा। तो ये लाभ की जगह पे हो गया, बराबर हो जाएगा एसपी माइनस करेंगे सीपी। 33 मीटर अगर कपड़ा उसने बेचा है तो 33 मीटर कपड़ा खरीद के लाया भी तो होगा। जितना लाया होगा वही तो बेचेगा। तो 33 मीटर कपड़ा जब खरीद के लाया होगा तो 33 मीटर जब बेचा होगा तो 33 एसपी रहा होगा। अब 33 अगर बेचा है तो 33 खरीद करके भी लाया होगा वह। तो 33 मीटर अगर कपड़ा जो बेचने में लगाया है उसमें से 33 मीटर का जो कपड़ा वो खरीद के लाया था उसको अगर घटा देंगे तो 11 मीटर के एसपी के बराबर उसे क्या हो जाता है, लाभ। यही होता है, ये आपका सबसे पहले जो आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमने बनाया हुआ इक्वेशन ये आपको समझ में आना चाहिए। और यही इक्वेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो हर एक क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब ध्यान सुनिएगा, सीपी को एक साइड में कर दीजिए, एसपी को एक साइड में। ये सीपी इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 33 सीपी। ये एसपी उधर जाएगा तो 11 एसपी उधर जाएगा, 33 में से 11 घट जाएगा तो बन जाएगा 22 एसपी।
अब हमें कुल मिलाकर के सीपी और एसपी का ना रेशियो निकाल देना है। तो मान कितना जाएगा, 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 3 बार में, तो मान जाएगा 2 बटे हो जाएगा 3। यानी कि अगर 2 रुपया हमारा क्रय मूल्य है, 3 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 2 रुपया अगर क्रय मूल्य है, 3 रुपया हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हुआ, अरे लाभ हुआ है 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, लाभ हुआ है 1 का। कहां से लाभ लिया जाता है, हमेशा हमेशा सीपी से लाभ लेते हैं, तो सीपी से लाभ होगा तो 1 2 से लाभ हो जाएगा। और परसेंटेज में मान निकालना, इसलिए बाहर से गुणा हो जाएगा 100 का और लगा देंगे परसेंट। 2 से आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो मान जाएगा कितना परसेंट, तो आप बोलेंगे 50% हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये सी ऑप्शन में है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर है, साधारण ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज पर रखा गया था। इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। तो राशि ज्ञात कीजिए, राशि निकालना, यानी कि आपसे मूलधन का मान पूछा, कुल मिलाकर के वो मूलधन का मान पूछा है आपसे, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग लगाते हैं तो रेट परसेंटेज निकालने लगते हैं, हमें रेट परसेंटेज नहीं निकालना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। एक लाइन में लगाइए, अगर 2% वो बढ़ाया होता, रेट अगर 2% ये बढ़ाया होता, तो हमसे कह रहा 420 रुपया हमें अधिक मिल जाता है। अगर रेट वह अगर रेट वह 2% बढ़ाया होता, अगर रेट वह 2% बढ़ाया होता, तो कह रहा 420 रुपया अधिक मिल जाते हैं। अगर ये नहीं बढ़ाया होता तो क्या 420 रुपया अधिक मिलता, नहीं मिलता। 2% बढ़ाने की वजह से 420 रुपया मिला। और एक वर्ष में 2% बढ़ेगा तो 3 वर्ष तक ऐसे बढ़ेगा। एक वर्ष में 2% साधारण ब्याज है, एक वर्ष में 2%, दूसरे वर्ष में भी 2%, तीसरे वर्ष में भी 2%, तो दो 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 मिलाकर के कितना हो जाएगा, कुल मिला के 6% बढ़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज पर है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर होता तो ब्याज का ब्याज लेकर के 6% से ज्यादा वैल्यू हो जाती, लेकिन यहां साधारण ब्याज है। तो 2% 2% 2% 3 वर्ष में बढ़ेगा, तो 2 तिहाई हो जाएगा, कुल मिला के 6% बढ़ा। 3 वर्ष में कुल मिलाकर के 6% बढ़ा, क्योंकि एक वर्ष में 2%। अगर 3 वर्ष में 6% बढ़ा है, तो 3 वर्ष में कितना रुपया अधिक मिला है, कह रहा 420 रुपया हमें ना अधिक मिल जाता है। अगर 420 रुपया अधिक मिल जाता तो 420 की बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा, कह रहा पूरी राशि क्या है, राशि निकालने का मतलब पूरा मूलधन निकालना, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकाल, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से काट दिया जाए इसको, एक की वैल्यू आ गया 70, 100% ही उसका मूलधन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 100% ही होगा मूलधन, तो कितना जाएगा, 70 था, डबल शून्य बढ़ा, डबल शून्य और बढ़ा दिया, तो आंसर हमारा हो जाएगा 70,000। किस ऑप्शन में है, तो आप बोल देंगे उछल उछल करके कि सी ऑप्शन आएगा आंसर, है ना। अब देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपया निकाल लिया, क्यू ने 4,000 रुपया निकाले और आर ने 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर बहुत सारे शून्य आपको नजर आ ही रहा, जितना सब में बराबर शून्य है ना, उसको आप हटा दीजिए, काट के निकाल दीजिए। देखिए 3 शून्य इसके भी पास लेके बैठा है, 3 शून्य ये भी लेकर के बैठा है, 3 शून्य ये भी लेकर के बैठा है, 3 शून्य ये भी लेकर के बैठा है, इन सभी को हटा दिया जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, तब आसान हो जाएगा, थोड़ा लिखना कम हो जाएगा ऐसे। तो पी क्यू और आर ये 3 लोग हैं, पी क्यू और आर ये 3 लोग हैं। जब ये 3 लोग हैं तो यहां से पी वाला पहले लगाया 20 रुपया, क्यू वाला भी 20 रुपया, और आर वाला भी 20 लगाया, सब लोग 20 20 लगाए ना, ये बोला है, देखिए 3 3 शून्य हमने हटा दिया है, 20 ये भी तीनों लगाएंगे। कह रहा पी क्यू आर प्रत्येक 20 लगा कर, और कह रहा करने के बाद में 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, इसका मतलब ये 5 महीने तक तो रहा होगा ना, 5 महीने के बाद, इसका मतलब हर कोई 5 महीने के बाद कहा है, तो हर कोई 5 महीने तक ही रहा होगा 20 रुपया उसका। 20 रुपया अगर लगाया तो 5 महीने तक रहा होगा ना 20 रुपया। जितने समय तक किसी की पूंजी लगी रहती है तभी उसको लाभ मिलता है, अगर पूंजी को उसने निकाल दिया तो उसको लाभ मिलना बंद हो जाता। तो 20 रुपया अगर लगाया, 5 महीने तक लगाया, 5 महीने तक लाभ मिलेगा ना, 5 महीने तक ये मिल गया। 5 महीने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ही कहानी समझना है। कह रहा 5 महीने के बाद पी ने 5 रुपया, हाँ देखिए 5 रुपया हो रहा है, क्योंकि 3 शून्य हटा दिया हमने, तो 5 रुपया ये क्या करा, निकाल लिया,
अगर पी वाला 5 रुपया इसमें से निकाल लेगा तो बताइएगा जरा, ये 15 रुपया ही तो बचेगा। 20 रुपया लगाया था, 5 रुपया निकालेगा तो 15 रुपया बचेगा, 15 रुपया बच गया। और ये कितने समय तक बचेगा, तो आप बोलेंगे पूरे वर्ष के अंत में। क्या बोला गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ। तो वर्ष के अंत में लाभ होगा तो 5 महीने यहां लगा था तो बाकी बच गए कितने, 7 महीने तो बचा। 7 महीने तक उसका 15 रुपया काम करेगा। क्यों की बात करते हैं, अब क्यों वाले पे आते हैं। क्यों कह रहा 4 रुपया ये क्या करता, निकाल लेता। क्यों वाला भी 4 रुपया निकाल लेता। अगर क्यू वाला 4 रुपया निकालेगा तो 16 रुपया उसका लगा रहेगा ना। अगर 16 रुपया लगा रहेगा, 5 महीने बीत चुका था, वर्ष की बात कहा है तो इसका मतलब 7 महीने लगा रहा होगा। आर की बात करते हैं। आर वाले में क्या कहा गया, आर ने कह रहा 6 रुपए का अतिरिक्त निवेश है। निवेश, निवेश मतलब निकालना नहीं होता है। निवेश का मतलब होता पैसा लगाना। निवेश का मतलब होता पैसा लगाना। तो ये 6 रुपया और पैसा उसमें लगा रहा। अगर 6 रुपया ये लगाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा 26 रुपया। कितने समय तक लगेगा ये 26 रुपया, तो 7 महीने तक इसका ये भी लगा रहेगा। बस यही आपका हो जाएगा, इनके लाभ का रेशियो बनेगा। कितना हो जाएगा देखिएगा, 20 25 100, 15 7 105, सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 105 यहां से 100 यहां से, तो मान हो जाएगा 205 अनुपात। यहां से निकालेंगे 20 25 100 और 16 7 112। 100 में 112 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 212। 20 25 100 और 26 से 7 बार गुणा कराएंगे। 26 से 7 बार गुणा कराएंगे तो पहले आप 25 से 7 में देखिए, गुणा कराने का तरीका है। 25 से 7 में गुणा कराएंगे ना तो मान जाएगा 175। 25 सत्ते होता है 175। एक बार में एक ज्यादा है, 25 की जगह पे 26 एक ज्यादा है, तो 7 बार में 7 ज्यादा हो जाएगा, 175 7 ज्यादा। इसका मतलब 182 तो ये आएगा और 100 ये आएगा। तो मान दोनों को मिलाएंगे तो मान हो जाएगा 182 और 100 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 282 रुपया इसका मान है। कह रहा पी का हिसाब से पूछा गया, पी का हिस्सा। तो पी को कितना लाभ मिला है, ये लाभ का रेशियो बनता है, बात ध्यान रखिएगा। ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये डायरेक्टली प्रॉफिट का रेशियो है। तो आपको मान निकालना पी का लाभ। अब ये कट नहीं रहा शायद, देखिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी कोई कट नहीं रहा। तो हमें मान निकालना पी का। पी का मान कैसे निकलेगा, पी 205 रुपया पाया हुआ है। कितने में से, आउट ऑफ कितने में से, टोटल में से। टोटल कितना हो जाएगा जी, रेशियो में कितना हो जाएगा देखिए जरा जोड़िए। तो पहले 200 200 200 300 हो गया, तो ये 100, ये तो हो गया 200 200 200 मिलाएंगे 600, तो ये हो जाएगा। और यहां से देखिएगा 82 में 12 जोड़ेंगे 94, 94 में 5 और जोड़ देंगे, 94 में 5 जोड़ेंगे 99, 600 पहले 99 और मिला दिया तो मान हो जाएगा 699 गुड़ा। अब देख कितने रुपए बांटना था, कितने रुपए बांटना था, तो आप बोलेंगे 34,950 रुपया बांटना था। 34,950 रुपए हमें बांटना था। एक चीज जब आप ध्यान से देखिएगा ना तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। क्या चीज समझ में आ रहा होगा देखिएगा, ये 699 से जब आप इसको काटेंगे ना तो ये 5 बार में कट रहा है, इकाई का देखिए 5 कट रहा है, 99 से कट जाएगा। एक शून्य बचा तो एक शून्य हमने बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया यहां से, तो ये हो जाएगा 50 के रुपया। अब जस्ट 50 से 205 में गुणा कराना। अगर ये 100 होता, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये 100 होता, 100 से अगर 205 में गुणा कराते तो 20,500 होता, 20,500 का। लेकिन ये 100 ना होकर के 50 ही है, इसका मतलब 20,500 का आधा। 20,500 का जब आधा करेंगे तो 10,250 रहेगा, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो ये होता है इसका पूरा लगाने का पूरा प्रॉपर तरीका, ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। अगले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, कह रहा 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है तो छठा परिणाम है। देखिए डाटा आसान है तो हम थोड़ा सा आसानी से जल्दी वाला तरीका बताएंगे आपको। नहीं तो इसको लगाने का हम आपको इसको डेविएशन से भी हम लगाते हैं, लेकिन हम उस तरीके से आपको बताएंगे नहीं, हम उसको बताएंगे इसको डायरेक्ट आप क्या करिए, रेशियो से क्या नाम है, आप डायरेक्ट लगा दीजिए इसको बेसिक से। 11 परिणामों का औसत जब 50 दिया गया है तो 11 परिणामों का योग क्या होगा, योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 11 गुणा हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 550। समझ में आ गया होगा। पहले 6 परिणामों का योग क्या होगा, तो आप निकालेंगे 6 गुणा हो जाएगा 51। 51 से 6 में गुणा करा, देखिए गुणा कराने का हमारा तरीका देखा करिए। 50 से 6 में गुणा कराएंगे, 50 छक्का हो जाएगा 300, एक ज्यादा है यहां पर तो 6 बार में 6 ज्यादा हो जाएगा, तो ये मान जाएगा 300 से 6 ज्यादा, यानी कि मान जाएगा 306। अगले 6 परिणामों का जो औसत हो जाएगा, योग हो जाएगा, वह निकालेंगे तो 6 गुणा हो जाएगा कितना है 59।
अब यहां पर गुणा कराने का तरीका देखिए, ये 59 है, 59 में हम 59 की जगह पे 60 मान लेते हैं। अगर ये 60 होता तो 60 से 6 में गुणा कराते, अगर ये 60 होता, 6 से अगर हम 60 में गुणा कराते तो वैल्यू हो जाता 360, लेकिन 60 ना होकर के 59 है, एक कम है। अगर एक बार में एक कम है तो 6 बार में कितना हो जाएगा, 6 कम 6 कम हो जाएगा इससे, तो मान हमारा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 300 हो जाएगा, ये 54। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें तो निकालना है बीच वाली संख्या। हमेशा देखिएगा छठा परिणाम इसमें पूछा है, छठा के अलावा अगर इतना ही क्वेश्चन में केवल दिया गया तो छठा यानी कि जो सबसे बीच में होगा वही मान केवल आपसे पूछ रहा है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला परिणाम क्या होगा, दूसरा परिणाम क्या होगा, या 11वां परिणाम क्या होगा, 10वां परिणाम क्या होगा, 8वां परिणाम क्या होगा, तो इन परिणामों को हम नहीं निकाल सकते। बाई चांस कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप क्या करिएगा, सीधे लाठी लेकर के परिणाम क्या करिएगा, एग्जामिनर के पास पहुंच जाए, कह दीजिएगा उससे वो सॉल्व करे। ठीक है ना, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया ही नहीं जा सकता फिर। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएं कैसे। अब निकालना हमें डायरेक्ट छठा परिणाम निकाले जा रहे हैं। छठा परिणाम कैसे निकलेगा आप ध्यान से देखिएगा, जब छठा परिणाम निकालेंगे तो ये 11 परिणामों का तो 550 है, स्टार्ट से 6 और लास्ट से 6 का मान दिया गया 354 और 306 है। तो जब देखेंगे ये 11 परिणाम ना, इसे इसे 11 ले लेते हैं, मान लेते हैं 11 परिणाम हम आपको दिखा दे रहे हैं। कितने हो गए, एक 3, 3 6, 3 9 और 2 हो जाएगा 11। यहाँ 11 है, यहाँ देखिएगा, यहां से लेकर के 6 परिणाम, 6 परिणाम इधर से ले लिया और फिर 6 परिणाम इधर से ले लेगा। तो ये जो छठा परिणाम है ना, ये छठा परिणाम दोनों ओर से काउंट हुआ, इधर से भी काउंट हुआ उधर से भी काउंट हुआ, इसीलिए इधर से 6 उधर से 6 जोड़ देंगे, उसमें से 11 का घटा देंगे तो ये बीच वाला जो दोबारा रिपीट हुआ ना उसका मान निकल जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, तीनों को जोड़ देंगे, 306 354 जोड़ेंगे तो ये मान हो जाएगा 660, माइनस कर देंगे 550 घटा दिया तो मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 110। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। यही क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, अगला 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो कह रहा है दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में कार्य कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, देखिए बारी बारी वाला काम हो गया, बारी बारी वाला एक काम आया है, तो देखिएगा दोनों एक मान आया है 9। बहुत ज्यादा लिखने के पीछे मत पड़ा करिए, दीप्तेश और तुषार लिखिए, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप लगाइए। 9 हो गया, 12 हो गया, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36। 9 से काटेंगे तो 4 बार, 12 से काटेंगे तो 3 बार, आ गया मानिए। यानी कि पहले दीप्तेश स्टार्ट करेगा फिर तुषार स्टार्ट करेगा, तो 2 दिन का काम निकलता है इसमें। जो 2 दिन का काम निकालेंगे, 4 और 3 मिलाएंगे 7 काम हो जाएगा। 2 दिन का कितना काम हो जाएगा, 4 और 3 मिलाएंगे 7 काम हो जाएगा। क्योंकि एक दिन आएगा, देखिए ऐसे होता है काम ये, एक दिन आएगा दीप्तेश, एक दिन आएगा तुषार, फिर आएगा दीप्तेश, फिर आएगा तुषार, तो 2 दिन का जब आप काम निकालेंगे तो एक दिन दीप्तेश एक दिन तुषार का काम आ जाएगा। तो एक दिन दीप्तेश का 4 है, एक दिन तुषार का 3 है, दोनों को मिला देंगे 2 दिन का काम आएगा, जो कितना आ जाएगा 7। अब इस 7 की टांग को पकड़ के खींचना और 34 36 तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाएंगे, तो 5 से आप गुणा कर देंगे, कहेंगे 5 से अगर उधर गुणा हुआ तो 5 से इधर भी गुणा कर दीजिए। 5 से अगर गुणा कराएंगे तो इधर आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन में कितना काम हो गया, 7 पचे हो जाएगा 35, काम तो खत्म हो गया, 35 काम खत्म हो गया। जबकि काम था कितना टोटल, 36 काम करवाना, 35 काम अभी खत्म हुआ और 10 दिन लग चुका है, एक काम बचा हुआ है। एक काम को, अगला जो एक काम होगा ना, इस एक काम को करने के लिए आएगा, और कौन करेगा इसको, अगले दिन जब काम करने आएगा ना, दीप्तेश काम करेगा। और दीप्तेश एक दिन में कै काम करता है, 4। एक काम कै दिन में करेगा, 1/4 दिन में करेगा वो। दोनों को जोड़ देंगे तो मान जाएगा 10 सही 1/4 दिन। 10 सही बटा 4 दिन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, अरे जी इसको, ये तो नहीं दिया गया है, तो आप क्या करिएगा, इसको सिंप्लीफाई और करिएगा, सही बटन में नहीं है, बटे में लिखिएगा। 4 से 40 में 10 में गुणा कराएंगे 40 में 1 जोड़ देंगे 41/4। ऑप्शन के अनुसार भी सेट करना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं होता हमेशा ऑप्शन वही मिल जाए। तो हमने क्या देखा, 10 सही बटा 4 नहीं दिया गया था, इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई थोड़ा किया है, यानी कि सही बटे से बटे में बना दिया, भिन्न बना दिया। तो 4 से 10 में गुणा कराया 40 में 1 जोड़ दिया 41/4। और ये किस ऑप्शन में, अब मिला जाकर के, तो आंसर कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है अनुक्रम 14 10 6 2 और का डॉट डॉट लगाया है, कह रहा का 14वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 14वां पद आपको निकालना, 14वां पद निकाल के जरा देखिएगा कितना आंसर आएगा, जरा बताइएगा आप लोग। देखेंगे हम लोग, देखिए 14वां पद हमें निकालना है।
इसमें क्या करना, हमें जब 14वां पद निकाला, हमने अभी कल भी बताया था, इस टाइप से एक क्वेश्चन है। पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में भी है, यानी कि पहले शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखिएगा, थोड़ा जानते रहिएगा। इसलिए हम थोड़ा सा अब आपको बता ही देते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में कल भी बताया था। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस हो जाता है एन माइनस वन इंटू होता है डी। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू कोष्टक में जाता है ए प्लस होता है एल, एक फार्मूला। एक और फार्मूला होता है एन बाई टू कोष्टक में जाता है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू हो जाता है डी। इतने फार्मूले आपको ध्यान में रखना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको यल का मान निकालना पड़ता है। यल का मान नहीं, यन का मान। अगर यन का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, यल माइनस ए और बट्टा हो जाएगा डी और प्लस कर देते हैं वन। ये भी बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये इतने तरीके, इतने फार्मूले हैं समांतर श्रेणी के, जिसको आप रट लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। देखिएगा हर एक शिफ्ट में क्योंकि आया हुआ है, यहाँ पर निकालना 14वां पद। जब हमें 14वां पद निकाला, 14वां पद हम निकाल रहे हैं, 14वां पद हो जाएगा, टी एन का मान निकाला, ए का मान हो जाएगा पहला। ए का मतलब होता है पहला पद। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है टी टू माइनस होता है टी वन। टी टू माइनस कर देंगे टी वन, यानी हो जाएगा 10 माइनस कर देंगे 14 बराबर हो जाएगा मान माइनस के 4। यहाँ पर भर दीजिए, टी एन बराबर हो जाएगा ए का मान कितना आया हुआ है 14 प्लस एन की जगह कितना रखेंगे 14 माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि 14वां पर निकालना है। 14वां पर निकालना तो एन की जगह 14 हो जाएगा ना, 14 माइनस 1। डी का मान भरेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे डी का मान हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 4। बस सोल्व करने दीजिए, ये हो जाएगा 14। यहाँ हो जाएगा, देखिएगा ये माइनस बाहर लेकर के आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। 14 में से एक घटाएंगे तो जाएगा 13, 13 में 4 का गुणा कराएंगे 13 चौके हो जाएगा 52। तो 14 में से 52 घटा दीजिए 14 में से 52 घटाइएगा तो मान जाएगा माइनस के 38। किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा है बी ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का जब खेत की जुताई की जाएगी 24.68 रुपया दिया जाता है, और टोटल लागत लगी है 333.18। तो आपसे पूछा गया इसका आधार ज्ञात कीजिए, आधार निकालना। देखिए हम आपको पहले तो बता रहे हैं कि जो खेत बनाया गया ना वो इस प्रकार से है, ये त्रिभुजाकार खेत है। इसकी जो ऊंचाई होगी ना, इसकी ऊंचाई का 3 गुना है उसका आधार, ये बोला गया साफ साफ, इसकी ऊंचाई का 3 गुना है उसका आधार। तो इस त्रिभुज का हम अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे होता ऊंचाई। पहले तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला ही आधा लोगों को याद नहीं होता है। फार्मूला के लिए हम आपको वीडियो बना चुके हैं, वो आपका वीडियो है मेंसुरेशन का, प्लेलिस्ट में आपको पड़ा हुआ है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पहला दूसरा तीसरा वीडियो वो मेंसुरेशन का है, जिसमें 2 वीडियो आपके क्षेत्रफल से है, तीसरा जो वीडियो है वो आपका वॉल्यूम यानी कि आयतन से। अब देखिएगा वहां पर हमने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, जाकर के जरूर फार्मूला पढ़ लीजिएगा एग्जाम देने में जाने से पहले। अब देखिएगा त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है, आधार ऊंचाई से 3 गुना हो गया, ये आधार ऊंचाई से 3 गुना हो गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, आप फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुणे आधार। आधार कितना हमारा आया हुआ है, आधार कितना आया हुआ है, तो आप बोलेंगे 3x गुणे हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है x, ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा ना। लेकिन क्षेत्रफल में जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का लागत आती है ना, उससे अगर उसमें गुणा कर दे तो पूरे का लागत आ जाएगा। हमारा एरिया तो ये है खेत का, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर, देखिए ये फिलहाल दिया गया 100 मीटर स्क्वायर का इतना दिया गया है, तो हमें जरा बताएगा 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे 24.68 बट्टा हो जाएगा 100 रुपया आएगा ना। 1 मीटर स्क्वायर का ही हमेशा निकाल के गुणा करना होता है, यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का नहीं डायरेक्टली दिया गया। अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर का डायरेक्टली जब दिया जाएगा ना तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का ही हमें मान पता होना चाहिए। तो ये मान हो जाएगा 24 दशमलव हो जाएगा 68 बटे के नीचे आ जाएगा 100। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कुल टोटल लागत के बराबर हो जाएगा, 333.18 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हमें ना सिंप्लीफाई करना है, बहुत सारे लोग तो यही इसी को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं तरीका लगाने का। देखिए 0.2 अंक पर है, 0.2 अंक पर है, हटा दिया, हम हटा दिया। अब देखिएगा यहां से ना हमें इसको बस जस्ट काटना है। अब कैसे हम लोग काटेंगे, देखिए यहाँ पर 3 नजर आ रहा है हमको, यहाँ पर से जो 3 है, इस 3 से यहाँ पर काट दिया, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, यानी कि 11,106 आ गया। अब जरा ना 11,000 जब 106 आया हुआ है, एक काम करते हैं
3 से ये तो कट नहीं रहा, तो इसको 2 से ही उड़ा देते हैं। अगर 2 से काटेंगे तभी कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ जरूर आपको आएगा। 2 से, इसी 2 से काटिए इसको। 2 से काटेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1234 हो जाएगा। अगर 1234 से हम इसको देखते हैं ना, 1234 से इसको डायरेक्ट एक ही बार में काटते हैं। 1234 से अगर इसको काटा जाए तो 1234 से अगर काटेंगे ना, इकाई का अंक 4 आ रहा है, 4 9 36, हमको लग रहा है 9 बार जाएगा। हमको लग रहा है 9 बार जाएगा। एक बार 9 से गुणा करके देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। 9 चौका हो जाएगा 36 के 6, शेष आ गया है, शेष आ गया 3। 9 त्रिक का 27 में 3 जोड़ेंगे 30 के 0 30, ठीक है। 9 दूना आ जाएगा 18, 18 3 जोड़ेंगे 18 3 हो जाएगा 21, 21 के 1, शेष आ गया 2। 9 9 एक कम हो जाएगा 9, 9 2 में 2 जोड़ेंगे 11, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 9 बार जाएगा। एक्स से एक्स का गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर है 100, उधर चला जाएगा तो मान हो जाएगा 900। तो एक्स का मान हमारा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 30 जाएगा। एक्स की वैल्यू जब हमारा 30 आ चुका है तो हमसे क्या पूछा है, उसका आधार पूछ रखा था। आधार पूछा है ना, आधार का मान हमारा कितना था, तो आप बोलेंगे 3x। तो 3 गुणा एक्स का मान भर दीजिए 30, 30 यहाँ हो जाएगा 90, 90 मीटर हो जाएगा क्या चीज, आंसर 90 मीटर उसका आधार हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है, कह रहा है यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। 500 मीटर की दूरी दौड़ना है और कितने मिनट लगेंगे, आपसे क्वेश्चन में मिनट में आंसर पूछा है। तो हम लोग क्या करने वाले, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। हमें कुछ नहीं करना है, समय निकालना, डायरेक्टली टाइम हम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दौड़ना है, 500 मीटर। 500 मीटर दौड़ना है, किस चाल से दौड़ना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 20 ये किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे ना, तो 9 बटा 18 से गुणा हो जाता है। 9 बटा 18 से ये फिर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक शून्य से हमने एक शून्य काट दिया ये, और 9 से 2 में गुणा कराएंगे, 9 दूना 18 से ना, ये 18 पूरा कट जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो बराबर ही आ जाएगा इस तरीके से। तो ये 50 सेकंड आ रहा। क्या कह रहा है, यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो आंसर तो आ जाएगा 50 सेकंड। 50 सेकंड ही आ रहा है क्या, अच्छा ये मीटर में है, वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 20 से 5 9 बटा 18। अरे भाई 9 बटा 18 कहाँ होता है जी, 9 बटा 18 नहीं, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 5 बटा 18 होता ना। 500 बटा हो जाएगा, नीचे लिखेंगे तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5 बटा 18 गुणा होता है। भाई ये गलती ना करिएगा आप लोग, जैसे हमने गलती कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये 5 बटा हो जाएगा 18। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2 पांचे हो जाएगा 10, 2 5 हो जाएगा 10 से भी एक शून्य कट जाएगा, 18 ऊपर जाएगा तो 18 पच्चे हो जाएगा 90 सेकंड, क्योंकि अब सेकंड में आ जाएगा मान। तो 90 सेकंड तो हमें ऑप्शन दिया नहीं गया क्योंकि मिनट में पूछा है। तो 90 सेकंड का मतलब हो जाएगा 90 बटा हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि बराबर जाएगा 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट हो जाएगा। 1.5 मिनट हो जाएगा, इसको काट देंगे, मान जाएगा 2, मान काट देंगे 3, 2 3 बटा 2 यानी कि 1.5 मिनट हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा अब इसको, ग्राफ, क्योंकि पीछे वाला जो ग्राफ था, पिछले शिफ्ट वाला जो ग्राफ था वो थोड़ा आसान था। ये वाला जो ग्राफ है थोड़ा सा पीछे वाले की अपेक्षा कठिन है। तो अब ये कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन, पहले तो आप इसको समझिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है। कह रहा है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो तो हम आपको बता दे रहे थोड़ा सा। विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात, यहां पर लिखा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात है, ये अनुपात। अब कहेंगे आप तो अनुपात ये कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं है, नजर नहीं आ रहा तो हम आपको नजर दिखा रहे हैं। कैसे होगा, मान लीजिए 0.3 जैसे लिखा गया है, ये 0.3 लिखा है, ये अनुपात नहीं है। अब आप कहेंगे ये अनुपात तो है ही नहीं, तो दशमलव में है। अनुपात में नहीं है तो अनुपात हम इसको बना सकते हैं ना, 10 से भाग दे करके, दुगुड़ा भाग कर दिया, दशमलव हटा करके। बात समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा, अब अनुपात हो जाएगा। अब तो बोलेंगे ना 3:10, यही अनुपात बोला गया। हर जगह देखिएगा मान दशमलव में दिया गया, तो हर एक जगह, जैसे यहां पर मान दिया गया 0.6, 0.6 को अगर हम दशमलव हटा करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा। 1.5 दिया गया है तो 1.5 को दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 बटा हो जाएगा 10 का रेशियो बनेगा। ये रेशियो में ये माना आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा आगे क्या बोला गया, एक और ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा 0.8 एक जगह दिखा गया, यहां पर 0.8 है,
अगर 0.8 को हम रेशियो बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8/10 हो जाएगा। अब हम पढ़ते इसको, कह रहा विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया। इसका मतलब ऊपर वाला जो मान होगा ना, वह होगा आयात का, और नीचे वाला जो मान होगा वह किसका मान होगा, तो आप बोलेंगे निर्यात का। एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि बटे के ऊपर जो मान हमारा आएगा वह आयात का होगा, बटे की नीचे वाली जो वैल्यू आएगा वह आपका निर्यात का होगा। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, तब क्वेश्चन लगाइए आप। अब देखिए क्या बोला है, कह रहा किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, यानी कि निर्यात का जो मान मिलता है उससे न्यूनतम है, और किसका मान मिलना चाहिए, आयात न्यूनतम होना चाहिए, आयात न्यूनतम होना चाहिए। तो हम आपको दिखा रहे, जरा ध्यान से देखिएगा, अभी आपको पूरा समझा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, जो ये 2001 में है ना, 2001 में, अगर 2001 की बात करते तो इसमें लिखा गया 0.6, आपको नहीं दिख रहा तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, 0.6 है, इसका मतलब हो जाएगा 6/10। अगला दिया गया है 2002 में, 2002 में दिया गया 0.8, इसका मतलब हो जाएगा 8/10। यहां पर लिखा गया 0.3, इसका मतलब हो जाएगा 3/10। यहां पर लिखा गया 1.2, इसका मतलब हो जाएगा 12/10। यहां पर 1.5 लिखा गया, इसका मतलब हो जाएगा 15/10। यहां पर 0.9 लिखा गया, इसका मतलब 9 बटा हो जाएगा 10। यहां पर 1.6 लिखा गया, इसका मतलब हो जाएगा 16 बटा हो जाएगा 10। तो आपसे ये पूछा गया ना, आयात न्यूनतम था, आयात ना न्यूनतम होना चाहिए। आयात न्यूनतम होने का मतलब बटे के ऊपर वाली वैल्यू न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कहां पर मिलेगा, आप बोलेंगे 10 में से 3 ही तो ऊपर है, यहां पर देखिए 3 ही है, बाकी हर जगह देखिएगा 3 से ज्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ईयर है ये, 2003 वर्ष है ये। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा क्या चीज, 2003। समझ में आ गया होगा शायद, कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा चीजें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया जा सकता। अब देखिएगा, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें निर्यात आयात से अधिक था, यानी कि बटे के नीचे वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वह है बटे के ऊपर वाली वैल्यू से अधिक होनी चाहिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा 0.6 का मतलब हो जाएगा 6/10, इसका मतलब हो जाएगा 8/10, इसका मतलब हो जाएगा 3/10, इसका मतलब हो जाएगा 12/10, इसका मतलब हो जाएगा 15/10, इसका मतलब हो जाएगा 9/10, इसका मतलब हो जाएगा 16 बटा हो जाएगा 10। आपसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, यानी कि बटे के ऊपर वाला अभी हमने बताया था आयात होना चाहिए, बटे के नीचे वाला निर्यात होना चाहिए। निर्यात आयात से अधिक, यानी कि ऊपर से जो नीचे वाला मान होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। ऊपर से नीचे वाला बड़ा कहां पर नजर आया, एक तो आपको यहां पर नजर आया होगा, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहां पर देखिए 6 से 10 ज्यादा हुआ, 8 से 10 ज्यादा हुआ यहां पर भी है, 3 से 10 ज्यादा हुआ यहां पर भी है, और 9 से 10 ज्यादा है यहां पर भी, यानी कि 4 वर्ष हैं। कौन कौन सा, 2001, 2002, 2003, 2006, यानी कि 4 वर्ष ऐसे हैं, 4 वर्ष ऐसे हैं जिसमें जो निर्यात है आयात से अधिक था। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, 2002 यहां पर है। अब देखिएगा 2002 में कितना दिया गया, तो आप बोलेंगे 0.8 दिया गया। 0.8 को जब आप बदलेंगे ना तो मान हो जाएगा 8 बटा हो जाएगा 10। ऊपर वाली वैल्यू होता है आयात और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगा निर्यात। पहले तो इतना जानते रहिएगा। अब आपसे क्या बोला गया, आगे पढ़िएगा। कह रहा 2002 में कंपनी का आयात ही 260 करोड़ है। इसका मतलब इस 8 की वैल्यू ना दिया गया है आपको 260 करोड़। अब कह रहा 2002 में ही कंपनी का निर्यात कितना, यानी कि निर्यात यानी कि 10 का मान आपको निकालना है। 8 का मान दिया गया, 10 का मान आपसे पूछा है। 8 का मान दिया गया, 10 का मान आपसे पूछा है, तो एक काम कर देते हैं ना, हम लोग 4 को काटते हैं, 4 गुना हो जाएगा 8, 4 से काटेगा, 4 छक्का 24, बचेगा 2 शून्य, 4 पच्चे हो जाएगा 20। दो रेशियो की वैल्यू आ गया 65, दो रेशियो की वैल्यू आ गया 65, 10 रेशियो का मान निकालो। 2 का मान 65 तो 10 का मान निकालेंगे, 2 का मान अगर 65 है तो 2 का 5 गुना ये होगा, तो 65 का भी ये 5 गुना हो जाएगा, तो 65 में 5 का गुणा कराएंगे तो मान हो जाएगा 315 करोड़। 315 नहीं जी, 365 गुणा 5, 65 गुणा 5 करेंगे तो मान हो जाएगा 325, 65 गुणा 5 करेंगे तो मान हो जाएगा 325 करोड़ रुपया आपके क्वेश्चन का
आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है। अगला देखिएगा, अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2003 में भी हमें जब आयात नहीं पता, ये जो मान हमें दिया गया ना, एक्चुअल डाटा नहीं है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये केवल रेशियो में मान दिया गया है, अनुपात में मान दिया गया। जब अनुपात में दिया गया है तो हम ये कैसे क्लियर कर सकते हैं कि 2003 में कितना था, 2004 में कितना है। आयात को हम निश्चित कर ही नहीं सकते हैं। जब आयात को हम निर्यात आयात को 2003 से 2004 में जाने के लिए हम निर्यात यहां से निश्चित कर ही नहीं सकते हैं, इस क्वेश्चन का तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये गलत है, आप इतने ही डाटा से मान नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाएगा तभी निकाला जा सकता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कह रहा 19वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कह रहा है यदि 2004 में आया 260 करोड़, 2004 में आया 260 करोड़ और 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था। यहां ध्यान से देखिएगा, 2004 और 5 मिलाकर के निर्यात दिया गया है, 2004 में आयात दिया गया 240 करोड़। तो आपसे पूछा क्या है, 2005 में आयात कितना था, 2005 में आपको आयात निकालना। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक 2004 की बात किया, एक 2005 की बात किया, दो ही ईयर है। 2004 की अगर हम बात करते हैं 2004 में, तो जो आयात बटा निर्यात है ना, ऊपर आयात आ रहा है, ऊपर आयात आएगा, ध्यान रखिएगा, नीचे निर्यात आएगा। पहले बताएं, 2004 में अगर देखेंगे 1.2 दिया गया, यहां पर है 1.2। अगर ये 1.2 दिया गया, इसका हटाएंगे तो मान जाएगा 12 बटा हो जाएगा 10। 2004 की बात हो रहा है, ऊपर वाला हो जाएगा आयात, नीचे वाला हो जाएगा निर्यात। अगर आयात 12 है और नीचे निर्यात 10 है, तो हमें जरा बताए क्या बोला, 2004 में आयात दिया गया 240 करोड़, आयात दिया गया 240 करोड़, इसका मतलब ये आयात है और इसकी वैल्यू दिया गया 240 करोड़। अगर 12 की वैल्यू 240 करोड़ दिया गया है, तो 10 की वैल्यू क्या 200 करोड़ नहीं हो जाएगा, बोलिए। दो की 200 की, यहाँ 10 की वैल्यू हो जाएगा 200 करोड़, क्योंकि 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, यहाँ से 12 से काट दीजिए, एक की वैल्यू 20, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे 200 करोड़ आ जाएगा। ये तो आ गया है 2004 में निर्यात, 2004 में ये निर्यात है, ये निर्यात है नीचे, ये बात ध्यान रखिएगा, 2004 का ये निर्यात आ गया, 2004 में निर्यात आ गया। अब कह रहा 2004 और 2005 का दोनों का मिला के, कह रहा 2004 और 2005 का कुल मिलाकर के जो निर्यात दिया गया ना, वो 500 करोड़ दिया गया है। यानी कि इनका मिला करके जो निर्यात दिया गया है, वह आपको दिया गया है 500 करोड़ दिया गया है। अगर 4 और 5 में मिलाकर के 500 करोड़ दिया गया है, तो हमें जरा बताइएगा, अगर हम आपसे कहते हैं कि हमें एक बात बताइएगा आप लोग, केवल 2005 में निर्यात कितना होगा, 2005 का निर्यात अगर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 500 में से ये 200 करोड़ चार वाले का हटा देंगे, मान जाएगा 300 करोड़। ये लाइन समझ में आया, ये लाइन समझ में आ गया कि नहीं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन बैंक में बनाया जाता है घुमा घुमा करके। देखिए निर्यात का कितना आ गया है 300 करोड़, 2005 का जो आया हुआ है, 2005 में निर्यात कितना हो गया 200 करोड़, और 2004 में निर्यात जो हुआ है 200 करोड़, दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 500 करोड़, दोनों मिला के दिया गया है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, 2005 में आयात कितना था, 2005 की बात कर रहे हैं। अब 2005 में जो हमारा मान है ना, 2005 में रेशियो में कितना देखिएगा, 1.2 है, 1.5 है, 1.2 नहीं 1.5। अगर 1.5 को हम हटाएंगे तो ये मान हो जाएगा 15 बटा हो जाएगा 10। नीचे वाली वैल्यू क्या है, यही तो मान निर्यात है, यही मान आपका निर्यात है, ऊपर वाला मान किसका था, आयात का। इस 10 की वैल्यू, नीचे वाले 10 की वैल्यू दिया गया है, इस 10 की वैल्यू आपको निर्यात दिया गया 300, 10 की वैल्यू दिया गया 300, तो 15 की वैल्यू निकाल देंगे। 10 का कै गुना होगा, 30 गुना होगा, तो 15 का भी कै गुना होगा, अरे 30 गुना होगा, 15 तिया हो जाएगा 45, यानी कि 450 करोड़ रुपया आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगला, आगे नेक्स्ट, आगे तो नेक्स्ट कुछ है नहीं। अब ध्यान सुनिएगा आप लोग, यहाँ तक ही था केवल, आज का सेशन आपका यहीं तक था, और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये बस केवल हम आपसे इतना ही केवल मांगते हैं कि आप क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना वीडियो को अपने दोस्तों में, हित मित्र में सबको फैला दीजिएगा, और सबसे कर दीजिएगा सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेंगे।
और जिससे ऐसे ही हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। 18 फरवरी का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होगा उसको हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं।